नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे समास। समास को पढ़ने से पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। समास शब्द का अर्थ है जोड़ना, मिलाना अथवा संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियां, अन्य शब्द या योजक आदि का लोप हो जाता है। समस्त पद के पहले के पूर्व पद और बाद के उत्तर पद। तो इस तरह पहले पद और दूसरे पद में इसको समास के उसको विभाजित किया जाता है। पूर्व पद धन उत्तर पद बराबर समस्त पद। देश का भक्त, तो देश पूर्व पद का धन में आ गया और उत्तर पद हो गया भक्त बराबर देश भक्त। तो पूर्व पद धन उत्तर पद बराबर समस्त पद। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, सिर में दर्द, तो सिर पूर्व पद और दर्द उत्तर पद। तो समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को हम समास कहते हैं। इस विधि से बने हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। गंगा का जल, पद में दो पद हैं, गंगा जल। समास होने पर बनेगा गंगा जल, और यदि गंगा जल का विग्रह करना है तो पुनः हम लिखेंगे गंगा का जल। तो समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। तो इस प्रकार समास को हम जानते हैं। अब हम समास के प्रकार जानते हैं। समास के आपके 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम जानते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है तथा कारक तथा अन्य आधार पर हम तत्पुरुष समास के कई भेद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तत्पुरुष समास का भेद है आपका कर्म तत्पुरुष। पहले हम सभी उनके भेद को जान लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नव तत्पुरुष समास। तो पहला कर्म तत्पुरुष, इसमें जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रामगत, ग्रामगत अर्थ है ग्राम को गया हुआ। दूसरा ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ। मरणासन, मरण को पहुँचा हुआ। इस तरह आपको कर्म तत्पुरुष को हम विभाजित कर सकते हैं। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ आपका करण तत्पुरुष समास होता है।
इसमें आपका आएगा अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। दूसरा आपका भूखमरा, भूख से मरा। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित। अब इसका तीसरा भाग लेते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में जहाँ समास के पूर्व पद पूर्व पक्षी संप्रदान की विभक्ति का लोप हो, वहाँ आपका क्या आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसका उदाहरण है जैसे आपका रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। अब हम चौथा लेते हैं, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति से विलग का भाव हो, जहाँ अपादान की विभक्ति अर्थात से विलग का भाव हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर गुणहीन, गुण से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो अब हम पांचवा लेते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास जहाँ समास के पूर्व पद में, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की अव्यक्ति, या आप कह सकते हैं जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। भारत रत्न, भारत का रत्न। भ्रात स्नेह, भ्रात का स्नेह। तो अब छठे इसका भाग पढ़ते हैं। छठा है आपका अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कह सकते हैं जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है, वहाँ आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें आपका आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण। इस युद्धवीर, युद्ध में वीर। और एक आखिरी हम आपका सातवां ले सकते हैं, नव तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक या अभावात्मक हो, उसे नव तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अकर्मण्य ना कर्मण्य। अजर ना जर। अधर्म ना धर्म। अनचाही ना चाही। अन्यायी न न्याय। तो इस तरह से आपका पहला आपका खत्म हुआ तत्पुरुष समास। अब हम दूसरा लेते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें पहले पद की जो विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो जैसे कि इसका आप परिभाषा ले लेते हैं पहले। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। तो परिभाषा उपमेय और उपमान की, फिर इसके बाद में एक हम इसका उदाहरण लेते हैं विशेषण और विशेष्य कर्मधारय का। तो समस्त पद अंधकूप, विग्रह होगा अंध, अंधा है जो कोप। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। तो पहचान है जो शब्द इसकी विभक्ति में जब आता है विग्रह करने पर, तो वो आपका कर्मधारय समास होता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ।
कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। पीतांबर, पीत है जो अंबर। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। उपमेयोपमान कर्मधारय समास। समस्त पद कमल नयन, कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान कर। ऐसे ही कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ऐसे ही ग्रंथ रत्न में ग्रंथ रूपी रत्न। तो अब हम पढ़ते हैं तीसरा समास, द्विगु समास। जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में, जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चवन्नी, चार आनों का समाहार। चारपाई, चार पायों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। तो पहचान है कि विग्रह करते समय समूह या समाहार आता है तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। तो संख्या के बाद विग्रह करने पर समूह या समाहार आए वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। चौथा लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक दंत, अर्थात एक दांतों वाला जो है गणेश। यहाँ एक और दंत में से कोई पद प्रधान या गौड़ नहीं है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा पद प्रधान नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण लेते हैं पीतांबर। तो इस समस्त पद को लेते हैं तो इसका विग्रह होता है पीत धन अंबर बराबर पीला है कपड़ा जिसका, अर्थात कृष्ण। यहाँ न पीत प्रधान है न अंबर, बल्कि पीले कपड़े वाला कृष्ण प्रधान है। अतः यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास। ऐसे ही अन्य उदाहरण लेते हैं। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला या चक्र धारण करने वाला कृष्ण। पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में थोड़ा सा अंतर है। कर्मधारय समास जो कि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास में दोनों पद में कोई भी प्रधान, जो भी पद है प्रधान नहीं होता, तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे महात्मा। तो महात्मा में कर्मधारय समास का जब बनाएंगे तो महान है जो आत्मा, और अगर बहुव्रीहि समास बनाएंगे तो महान है आत्मा जिसकी। ऐसे ही कमल नयन का, कमल जैसे नयन तो कर्मधारय समास, कमल जैसे नयनों वाला हो गया आपका बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में ये अंतर होता है। कमल जैसे नयन ये आपका कर्मधारय है, और कमल जैसे नयनों वाला आपका बहुव्रीहि समास। तो आशय कहते हैं कि विग्रह के अंतर में कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर हो जाता है, और बहुव्रीहि और द्विगु में, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अनादि, ना आदि, ठीक है, ये तो कर्मधारय हो गया। नहीं आदि है जिसका, ये हो गया आपका ईश्वर। अमर, नामर, तो यहाँ पर हो गया कर्मधारय।
और नहीं मरता है जो, अर्थात वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। चलिए अब पांचवें समास की ओर चलते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है और समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वह द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे भाई और बहन, तो समस्त पद होगा भाई बहन, और विग्रह करने पर भाई और बहन। यहाँ दोनों पद समान हैं। समास करते समय जो मध्य स्थित और का लोप हो जाता है वो बन जाता है आपका समस्त पद। तो समस्त पद अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, गंगा यमुना, गंगा और यमुना। चलिए अब हम अंतिम समास की ओर चलते हैं। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद जो है अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें आपका पहला पद प्रधान। इस प्रक्रिया में जो बना समस्त पद होता है वो अव्यय भाव की भांति काम करता है। तो इसके प्रारंभ में उपसर्ग भी आते हैं और इसकी ये पहचान भी है। जैसे प्रतिदिन आपका विग्रह होगा प्रतिधन दिन। यहाँ प्रति अव्यय है। प्रतिदिन समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। तो उपसर्ग वाले आपके हैं आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत, आमरण, मरण तक, आसमुद्र, समुद्र तक। तो आपके इस तरह से आपके ये समास हैं। और संधि और समास में अंतर। संधि और समास में मुख्य रूप से अंतर यह है कि संधि दो वर्णों आ, इ को च आदि में होती है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों में होता है। संधित शब्दों में जोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं और समस्त पदों के तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि समास में क्या बातें आपको ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। समास दो या दो से अधिक पदों के योग से बने शब्द को समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद में सामासिक शब्द बनाते समय दोनों शब्दों के बीच परसर्ग या अन्य शब्द या योजक, अव्यय आदि शब्दों का लोप हो जाता है। समस्त पदों के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद या उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद या तो मिलाकर लिखे जाते हैं या योजक चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे माता पिता, सर्दी गर्मी योजक चिन्ह लगाकर लिखे गए हैं। राजदूत, रेल यात्रा ये मिलाकर लिखे गए हैं। समास का तात्पर्य संक्षेपण से है। इसके प्रयोग से ध्वनि, रूप, रचना, वाक्य रचना तथा अर्थ चारों स्तर पर संक्षेपण होता है। समास तभी बनता है जब पदों में अर्थ तथा प्रयोग के स्तर पर संगति हो। स्पष्टीकरण। संस्कृत में तत्पुरुष समास के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता था। जब से वे हिंदी शब्दों में आए हैं तब से इनके विग्रह में कारकीय चिन्हों का प्रयुक्त होने लगा है तथा कारकीय चिन्हों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण होने लगा है। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष है। सर से उत्पन्न, यहाँ पर भी आपका अधिकरण तत्पुरुष है। सेनापति, तो समास में सेना पूर्व पद है और पति उत्तर पद है। इनमें सेना गौड़ है तथा पति प्रधान होता है। तत्पुरुष